नमस्कार मित्रों, आज हम बस की यात्रा व्यंग्य पाठ का अध्ययन करेंगे, जो व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में लेखक और उसके साथियों द्वारा बस की यात्रा की गई उसका वर्णन है। उन्हें यानी लेखक और उसके दोस्तों को समय पर अपने स्थान पर पहुंचना था और सुबह काम पर भी लौटना था। इस कारण उन्होंने रात को ही सफ़र शुरू किया। यात्रा में लगने वाले समय का अनुमान कर ये लोग बस से यात्रा प्रारंभ कर दी, लेकिन जीर्ण शीर्ण खटारा बस कछुए की चाल से एक साथ आगे बढ़ती है। इस कारण और रास्ते में कई बार बंद हो जाती है। इस कारण लेखक के समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचने की आशा कमज़ोर हो जाती है और वो नहीं पहुंच पाते। तो इस प्रकार से हम इसको देखें तो ये पाठ लेखक का एक यात्रा वृत्तांत है, जो उन्होंने व्यंग्य के रूप में, कॉमेडी के रूप में, मजाक के रूप में, जोक के रूप में लिखा है। तो इसको पढ़ेंगे तो हमें भी खूब आनंद आएगा। तो इसमें इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार से प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक कैसी कैसी खटारे बसें चलाते हैं और इन खटारा बसों से वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं और यात्रियों की जान की परवाह नहीं करते। तो शुरू करते हैं हम आज का पाठ, बस की यात्रा। और इनके लेखक है हरिशंकर परसाई, जो हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हुए हैं। और इनका हरिशंकर परसाई जी का संबंध मध्य प्रदेश से रहा है। और हमारे इस बस की यात्रा पाठ में भी पन्ना, जबलपुर, सतना, ये तीनों स्थान का संबंध भी मध्य प्रदेश से है। तो लेखक अपनी बस के अनुभव हमारे साथ साझा कर रहा है। तो देखिए, लेखक कहते हैं, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस क्या है भाई? बस खुद क्या है? डाकिन है, मतलब महिला डाकू है। पुरुष डाकू नहीं मिलेंगे, बल्कि रास्ते में महिला डाकिन है, यानी ये बस खुद ही डाकिन है। तो लेखक सहित 5 मित्र थे और वो पन्ना से सतना के लिए जाना चाहते और वहाँ से जबलपुर की ट्रेन पकड़ना चाहते थे। और उनमें से 2 मित्रों को सुबह अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, इसलिए उन्होंने इसी बस में जाने का निश्चय किया। और लोगों ने सलाह दी, यानी जब वे बस अड्डे पर पहुँचे तो समझदार लोगों ने समझदार आदमी की तरह सलाह दी और कहा कि जो समझदार आदमी होते हैं वो इस खटारा बस से सफ़र नहीं करते, यानी इस बस में यात्रा नहीं करते। तो लेखक ने पूछा कि भाई ऐसा इस बस में क्या है? क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो उन्होंने वहाँ जो बस अड्डे पर जो यात्री खड़े थे, उन्होंने कहा कि ये बस खुद क्या है? डाकिन है। कोई डाकू नहीं मिलेगा, बल्कि बस खुद ही क्या है? डाकिन है। तो देखिए आगे लेकर क्या कहना चाहते हैं। आप भी देखिए, इस बस की हालत देखिए, कितनी जर्जर अवस्था में और कितनी मरम्मत के निशान लिए हुए हैं। सदियों पुरानी बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी।
तो लेखक अब कह रहा है कि उन्होंने ऐसा कहा तो उन्होंने भी इस बस को पूरा तसल्ली से देखा। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। ये बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। तो लेखक कह रहा है कि बस की हालत देख रहा है और कह रहा है कि मैंने जैसे ही इसको देखा तो मेरे पे उसके ऊपर मेरी आस्था उमड़ पड़ी। क्या उमड़ पड़ी भाई? आस्था उमड़ पड़ी, श्रद्धा उमड़ पड़ी। और ये बस थी, खूब बूढ़ी थी। वयोवृद्ध का मतलब बूढ़ी थी, खूब बूढ़ी थी। और इस पर सैकड़ों वर्षों के अनुभव के निशान थे। क्या थे भाई? अनुभव मतलब होता है तजुर्बा, यानी सदियों मतलब सैकड़ों वर्ष पहले इसे तजुर्बे के निशान लिए हुए थी। यानी ये चल चल कर बहुत जर्जर हालत में थी और मरम्मत के बहुत सारे निशान लिए हुए थी। और लेखक का मानना है कि लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में यानी बुढ़ापे में इसको बेचारी को तकलीफ होगी। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। आगे देखिए, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस से जा रहे थे। यानी बस कंपनी के एक हिस्सेदार थे। हिस्सेदार मतलब इनका ही उसमें, वो भी इसमें भागीदार थे और उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? यानी लेखक ने जब इनकी हालत देखी तो लेखक को ऐसा लगा कि ये बस चल नहीं सकती, इसको धक्का लगा कर स्टार्ट करवाना पड़ेगा। तो अब भागीदार बोले, हिस्सेदार बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या? हाँ जी, और कैसे चलेगी। तो यहाँ पर देखिए, जो ये कंपनी के हिस्सेदार है, साझेदार है, भागीदार है, वो यहाँ पर बस की हालत देखकर लेखक को तो ऐसे लग गया कि ये बस रोड पर चलने लायक नहीं है, ये खटारा बस है। लेकिन फिर भी वो हिस्सेदार देखो जैसे तैसे करके, और ये नहीं स्वीकारता कि बस पुरानी हो गई है और चालू हालत में नहीं है। और वो कह रहा है कि ये बस तो अपने आप ही चलती है। तो लेखक कहता है कि हम भी यही चाहते हैं कि भाई बस कैसे चलती है, जल्दी से देखें। अब आगे देखो, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। तो लेखकों को भी असंभव हुआ कि भाई ये ऐसी हालत में बस हमें दिख रही है और ये कैसे अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। क्या करने लगे भाई? आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा करना मतलब अनिर्णय की स्थिति में रहना। तो लेखक ने भी ऐसे हालत देखी और उनकी बातों से लेखक को विश्वास भी नहीं हुआ कि भाई इस बस में हम कैसे सफ़र करें। इसमें सफ़र करना खतरे से खाली नहीं है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है रास्ते में। तो आगा पीछा करना मतलब अनिर्णय की स्थिति, ये एक मुहावरा है। लेकिन जिस जैसे ही लेखक और उसके मित्र आगा पीछा करने लगे तो लेखक के एक डॉक्टर मित्र थे, उन्होंने कहा, डरो मत, चलो। अरे लेखक जी, डरो मत हरिशंकर प्रसाद जी, आप तो चलो, बस अनुभवी है। अरे बस तो बहुत क्या है, अनुभवी है, बहुत ही तजुर्बेदार है। बहुत इस पर हमने देखा कि बहुत सदियों पुराने निशान हैं। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय हैं। क्या है भाई? विश्वसनीय है, विश्वास करने योग्य है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। इस तरह से डॉक्टर मित्र के कहने पर लेखक और उसके साथी बस में सवार हो लिए। तो देखिए यहाँ पर ये सवार हो गए, बस में बैठ गए हैं। जो छोड़ने आए थे यानी हमें सी ऑफ करने आए थे, तो वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सजाएगा राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। यानी अब इस पैराग्राफ में बताया गया है कि लेखक बस में सवार हो लिए और जो लेखक को सी ऑफ करने आए थे यानी स्टैंड हो बस अड्डे पर छोड़ने के लिए आए थे, वे लोग इस तरह से देख रहे थे जैसे लेखक को अंतिम विदाई दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं भाई? अंतिम विदाई दे रहे हैं, यानी इसके बाद लेखक और उनका मिलना संभव उनको नहीं लग रहा है, जो लेखक को छोड़ने आए थे। और उन जो लोग छोड़ने आए थे उनकी आंखें कह रही थी, यानी उनकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि आना जाना तो लगा ही रहता है। यानी इस संसार में जो आया है वो वापस जाएगा ही जाएगा, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा रंग फकीर, चाहे वो राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे फकीर। फकीर का यहाँ कर मतलब होता है साधु सन्यासी। तो यहाँ ये देखो लिखा है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, ये एक क्या है? लोकोक्ति है। क्या है? लोकोक्ति है। ऊपर हमने देखा
कि आगा पीछा करना मुहावरा था और आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर एक लोकोक्ति है। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए, मतलब आदमी को यह संसार छोड़ने के लिए कोई न कोई कारण गढ़ता है भगवान। यानी भगवान अपने ऊपर नहीं लेता है, कोई न कोई कारण गढ़ लेता है कि इस कारण ऐसा हुआ, नहीं तो इसका निधन नहीं होता, इसकी मौत नहीं होती, ये संसार नहीं छोड़ता। यानी भगवान कोई न कोई कारण तय करता है आदमी के लिए। तो यह निमित्त चाहिए, निमित्त मतलब कारण। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब लेखक बस स्टार्ट होने के बाद के अनुभव बता रहा है कि कैसे हुआ। लेखक कह रहा है कि हमने सोचा बस स्टार्ट नहीं होगी, धक्का दे के स्टार्ट करेंगे, लेकिन बस क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। और जैसे ही बस स्टार्ट हुई तो लेखक को लगा कि ये बस तो पूरी क्या है, पूरी बस ही इंजन है। हकीकत में इंजन बस के अगले हिस्से में ही होता है, लेकिन ये तो पूरी बस से ही क्या है, आवाज़ें आ रही थी और बस जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, इसलिए हर हिस्सा आवाज़ कर रहा था। इसलिए लेखक ने कहा कि ये पूरी बस ही हमें लग रहा था कि क्या है, इंजन है। और कांच यानी शीशे थे वो बहुत ही कम बचे थे, और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। यानी यहाँ पर देखो बचे थे और उनसे हमें बचना था, यानी इस शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। बचे मतलब जो शेष थे, और बचना का मतलब होता हमें उन जो शेष कांच बचे थे हमें उनसे अपनी सुरक्षा करनी थी। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, यानी हाथों हाथ हम खिड़की से दूर खिसक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। देखो कैसे लग रहा था कि भाई मेरी सीट के नीचे ही क्या है, इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग सविनय आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। कितने मील? 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो लेखक कह रहा है कि बस चल ही रही थी और हमें ऐसे लग रहा था कि ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय क्या रही थी, जवान रही थी। और आपको पता है कि गांधी जी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया था और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। असहयोग का मतलब होता है, असहयोग मतलब सहयोग न करना, दूसरे की मदद नहीं करनी। और अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा, आदेश, नियम को नहीं मानना। और सविनय का मतलब होता है विनय पूर्वक, विनय पूर्वक आदर के साथ नियम नहीं मानना। तो गांधी जी ने भी अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए ये 2 प्रकार के आंदोलन चलाए थे और अंतिम आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, और उस कारण अंग्रेजों को भारत को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि ये बस 1920 और 1930 ईस्वी के समय क्या रही थी, जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी हर हिस्सा एक दूसरे की मदद नहीं कर रहा था बल्कि अलग अलग हो रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर और आगे निकल गई और कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही थी, यानी हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा है। और थोड़ी दूर चलने से सारे भेदभाव मिट गए। और हमें समझ में नहीं आता था कि लेखक कह रहा है कि मैं सीट के ऊपर बैठा हूँ या सीट मेरे ऊपर बैठी है। तो आप देख सकते हैं ऐसी हालत, यानी बस कितनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में, जर्जर अवस्था में थी। एकाएक बस रुक गई, ये लो, इतनी सी चली थी और बस एकाएक यानी अचानक रुक गई। अब क्या हुआ? मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ये देखिए, पहली बार बस रुकी और इसका कारण था पेट्रोल की टंकी में छेद होना।
ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। देखो क्या बातें हैं। पहली बार बस रुकी और इसका कारण ये था कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। तो ड्राइवर ने क्या पेट्रोल में बाल्टी में पेट्रोल निकाला और उसे नली से इंजन में भेजने लगा। तो लेखक कह रहा है कि मेरे को ऐसा विश्वास हुआ कि अब थोड़ी देर बाद जब बस और रुकेगी तो क्या होगा, कंपनी के हिस्सेदार होंगे ना, वो जो साथ में सफ़र कर रहे हैं और उन्होंने कहा था कि बस अपने आप चलेगी, तो वो क्या करेंगे, इस इंजन को निकालेंगे और अपनी गोद में रखेंगे, जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को गोद में रखती है और उसे शीशी से क्या पिलाती है, दूध पिलाती है। अब ये भी व्यंग्य है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, यानी रफ्तार स्पीड अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। अब देखो लेखक कह रहा है कि भाई ऐसे चलती चलती बीच में रुक गई बस तो और ये इंजन ही खराब हो गया। तो लेखक ने कहा कि मेरे को उनके किसी भी बस के किसी हिस्से पर अब भरोसा नहीं रहा, यानी विश्वास नहीं था, क्योंकि ये बस कभी भी खराब हो सकती है। इस बस के इतनी पुरानी है तो इसके ब्रेक फेल हो सकते हैं, इसकी स्टीयरिंग टूट सकता है, यानी इस प्रकार की स्थिति है। ब्रेक फेल हो सकते हैं, स्टीयरिंग टूट सकती है। जैसे ही ब्रेक फेल होंगे तो बस को जब रोकना चाहेंगे तो बस रोक नहीं सकती, और स्टीयरिंग टूट गई तो बस को जिस दिशा में मोड़ना चाहेंगे बस मोड़ नहीं पाएंगे। तो इसके खतरे आगे भी देखने अभी आएंगे। इसी कारण, इन दोनों के कारण ही वो लेखक अपने हर पेड़ को अपना दुश्मन समझेगा। तो अब कह रहा है कि प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिस पर पक्षी बैठे थे और मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। देखो ये कारण आ गया, यानी लेखक कह रहा है, हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक पेड़ को अपना दुश्मन, अपना शत्रु समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। अब कह रहे हो कि ये बस टकराएगी, ऐसा क्यों भाई, बस क्यों टकराएगी? इसका कारण पूर्व में भी आ चुका है कि बस क्या थी भाई, बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में और बहुत पुरानी थी और उस पर सदियों के निशान लिए हुए थी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता, यानी एक पेड़ जाता तो मैं दूसरे पेड़ का इंतजार करता कि कब वो पेड़ आए, कब बस हमारी टकरा ना जाए। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, यानी बस इसमें डुबकी लगा जाएगी। गोता मतलब डुबकी लगा जाएगी, ऐसे नहीं कि बस जैसे ही होता कि कोई झील दिखती तो मैंने सोचता कि बस इसमें डुबकी न लगा जाए। एकाएक फिर बस रुकी। अब देखिए बस फिर रुक चुकी, दूसरी बार रुक गई है। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, तरह तरह के उपाय किए, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। अब देखो इतनी देर तो असहयोग आंदोलन चल रहा था, बस का प्रत्येक हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। अब यहाँ पर हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया है, यानी विनय के साथ, आदर के साथ नियम मानने से मना कर रही है। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक का मतलब होता है ये संयोग की बात है, यानी आज ही खराब हुई है, बाकी तो बस तो क्या है, फर्स्ट क्लास है, इसमें कोई खराबी नहीं है। क्षीण यानी कमजोर चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वो बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्या लग रही थी? बहुत ही दयनीय लग रही थी। यानी दयनीय का मतलब होता है दया करने योग्य। ऐसे लग रही थी बेचारी पर। हमें भी क्या आ रही थी भाई? दया आ रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, यानी जैसे ही बस रुकी तो हमें ऐसे लगा कि कोई बुढ़िया क्या हो गई, थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी, यानी हमें भी दुख हो रहा था। ग्लानि मतलब दुख हो रहा था कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। प्राणांत होना मतलब प्राणों का अंत होना, यानी निधन हो जाना। और बियाबान का मतलब होता है सुनसान। सुनसान यानी सुनसान जगह, यानी जंगल में हमें इसकी अंत्येष्टि मतलब अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी। अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी। तो देखिए क्या हालत है बस की, और किस तरह से लेखक को ऐसे लग रहा है कि हम इसके लत पर चले आ रहे हैं और हमें इसकी कहीं अंत्येष्टि नहीं करनी पड़ जाए। आगे देखते हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई, यानी इस बस की रफ्तार अब धीरे धीरे और कम हो रही है। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी।
यानी इसकी रोशनी भी धीरे धीरे कम हो रही थी। चांदनी में रास्ता टटोल कर, रास्ता टटोलना, टटोलना का मतलब होता है ढूंढना यानी खोजना। तो चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। क्या कर रही थी भाई? रेंग रही थी यानी सरक रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। देखो क्या बात कहती, ये बूढ़ी बस थी और क्या कहती, अरे भाई जो नई नवेली गाड़ियाँ हो तुम निकल जाओ, क्या करो तुम निकल जाओ, क्योंकि मेरी तो अब उम्र ही नहीं रही, क्योंकि मैं तो सदियों के निशान लिए चल रही हूँ। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। एक यहाँ टायर फिस करके बैठ गया मतलब जैसे पुलिया का मतलब होता है छोटा पुल, और उस पर टायर फिस करके बैठ गया। तो फिस करके बैठना मतलब टायर पंक्चर हो गया। टायर क्या हो गया भाई? पंक्चर हो गया। अब वह बहुत जोर से हिलकर थम गई यानी बस भी रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। अब लेखक कह रहा है कि ये तो गनीमत रही कि बस की स्पीड क्या थी यानी रफ्तार धीमे थी, इस कारण बस वहीं पर कंट्रोल कर ली गई, नियंत्रित कर ली गई, नहीं तो बस कहाँ गिरती? नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। यहाँ पर देखो लेखक कह रहा है कि इतनी दफे हमने सफ़र किया लेकिन अब मैंने उस हिस्सेदार की तरफ क्या देखा भाई? श्रद्धा भाव से देखा। अब यहाँ श्रद्धा भाव से देखा मतलब मैंने उसके तरफ व्यंग्य भाव से देखा कि वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। जान हथेली पर लेना ये भी क्या है? मुहावरा है। जान हथेली पर रखना, जान मतलब जान की परवाह नहीं करना। तो जान हथेली पर रखने का मतलब हो गया जान की परवाह न करना, मरने से नहीं डरना। इसी बस से सफ़र कर रहे हैं और स्वर्ग यानी बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब बहुत कठिनता से प्राप्त होने वाला होता है, यानी ऐसे उत्सर्ग की बलिदान की भावना आसानी से हमें नहीं मिलती जो इसमें मिल रही है कंपनी के हिस्सेदार में। सोचा इस आदमी के साहस बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। किसका भाई? कोई न कोई क्रांतिकारी आंदोलन उसका नेता होना चाहिए। और क्रांतिकारी मतलब क्रांति करने वाले लोग होते हैं जो अन्याय अत्याचार का विरोध करते हैं। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। बाहें पसारे मतलब स्वागत के लिए तैयार रहना, बाहें पसारना और किसी का इंतजार करना मतलब कोई मेहमान आए और उसके स्वागत के लिए तैयार रहना। कहते वो महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। यानी तो देवता भी हमारा स्वागत करने के लिए तैयार रहते अगर हम नाले में गिर जाते थे। तो अब लेखक कहते हैं कि यहाँ पर ये वह महान आदमी किसको कहा जा रहा है? यानी वह महान आदमी कंपनी के हिस्सेदार को कहा जा रहा है। कंपनी के हिस्सेदार को महान आदमी कहा जा रहा है। तो यहाँ पर महान क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, ये भी ध्यान रखना। आगे दूसरा घिसा टायर लगाकर। अब देखो जो टायर लगाया दूसरा वो भी कैसा टायर लगाया है? नया टायर नहीं, घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, यानी समय पर हम पन्ना पहुंच जाएंगे ऐसी हमें उम्मीद हमने छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। देखिए इस लोक से उस लोक मतलब यही लोक से परलोक को प्रस्थान करना है, चले जाना है। प्रयाण का मतलब प्रस्थान या चले जाना। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इत्मीनान से
घर की तरह बैठ गए। इत्मीनान मतलब विश्वास के साथ घर की तरह बैठ गए। चिंता यानी टेंशन जाती रही। हंसी मजाक चालू हो गया, यानी सभी लोग एक दूसरे से हंसी मजाक करने लग गए, क्योंकि अब उन्हें घर पहुंचने की टेंशन ख़त्म हो गई। क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम इस हिसाब से तो कभी घर पहुंचेंगे नहीं। तो दोस्तों, देखा कि हमें किस प्रकार से लेखक ने रोचक ढंग से हंसी मजाक में हमारे सामने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। अब हम यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ देखिए, आप लोग आराम से देख सकते हैं कि ये अभ्यास प्रश्न है और पाठ से आगे भी है। और मन बहलाना, इस अनुमान कीजिए कि अगर ये जीवित प्राणी होती तो और बोल भी सकती तो अपनी बुरी हालत को किस प्रकार से लेखक के सामने यानी हमें सुनाती। अब यहाँ पर ये भाषा की बात है, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर ये 3 बार के दो बार प्रयोग किए गए हैं। बस यानी सवारी के अर्थ में आया है। वश मतलब अपने दूसरों को अपने अधीन रखना, अधीन। और तीसरा बस यानी पर्याप्त के अर्थ में आया है, काफ़ी के अर्थ में हुआ है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है, ने है, की है, से है, यानी ऐसे यानी ये शब्द है जो दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, उसे हम कारक कहते हैं। कारक मतलब संबंध स्थापित करने वाले शब्द। और ये यहाँ पर जो की आया है, ये क्या है? ये की यानी ये क्या होता है? दो वाक्यों को जोड़ने के काम आता है। दो वाक्यों को जोड़ने के काम आता है। ये सरकना रेंगना इस तरह की है, गति अलग अलग होती हैं। यहाँ पर कांच बचे थे, ये हो गया। तो एक क्या है? एक शेष के अर्थ में आया है और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में आया है। इस तरह से ये देखो, फर्स्ट क्लास यहाँ संख्यावाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। और महान आदमी ये गुणवाचक विशेषण है। तो मित्रों, आप इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।